हेलो बच्चों। तो आज आ गए हैं हम लोग वन मार्कर क्वेश्चन का मतलब सीएफक्यू का जो वन मार्कर क्वेश्चन है उसका जो लास्ट पार्ट है मतलब जो सेकंड पार्ट है जो रेस्ट ऑफ द वन मार्कर क्वेश्चन है उसको लेकर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 37 तक सॉल्व किया था, तो अभी हम लोग करेंगे स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 38 से। अपना जो पहला क्वेश्चन है दैट इज अ लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी इज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायसिंग। ओके, तो एक एलईडी फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है। इफ इट्स पोटेंशियल बैरियर इज गिवन बाय वी नॉट व्हेन नो बायसिंग इज देयर, मतलब जब वो कनेक्टेड नहीं था, मतलब जब वो फॉरवर्ड बायस में नहीं था उस टाइम पे अगर पोटेंशियल बैरियर वी नॉट है as shown in the diagram, then draw the diagram showing the new position of potential barrier। तो देखो ये जो है ये अपना पोटेंशियल बैरियर है और ये जब कोई भी बायसिंग नहीं था, मतलब जब जो डायोड था वो एकदम विदाउट कनेक्शन था। ओके, मतलब उसके साथ कोई भी सेल को कनेक्टेड नहीं किया गया था, उस टाइम पे जो पोटेंशियल बैरियर था दैट वाज वी नॉट। तो एक डायोड का सिंपल एक डायग्राम ड्रॉ करके मैं तुम लोगों को दिखाता हूं बच्चों। सोचो ये है अपना डायोड, ओके, ये है अपना पोटेंशियल बैरियर, दिस इज पी साइड, दिस इज एन साइड, ओके, और इसको हमने एक सेल के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। ओके, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। ओके, अब फॉरवर्ड बायस में है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव के साथ पी कनेक्ट होगा और नेगेटिव के साथ एन कनेक्ट होगा, इजंट इट। अब देखो पॉजिटिव में क्या है, मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है, होल्स, और मतलब पी साइड में मेजॉरिटी कैरियर्स है होल और एन साइड में मेजॉरिटी कैरियर्स है इलेक्ट्रॉन्स, इजंट इट। अब पॉजिटिव जो है ये होल्स को रिपेल करेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, इजंट इट। तो ये दोनों ही टुवर्ड्स मतलब टुवर्ड्स जो जंक्शन है उस तरफ मूव करेगा, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल बैरियर कम हो जाएगा, इजंट इट। मतलब अगर पोटेंशियल बैरियर छोटा हो गया तो ऑब्वियसली जो पोटेंशियल है वो भी कम हो जाएगा, इजंट इट। मतलब पोटेंशियल अगर कम हुआ तो जो नया पोटेंशियल होगा V दैट विल बी लेसर देन V नॉट, इजंट इट। तो ये बैरियर भी हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो ये अगर V नॉट था पहला तो ये हो जाएगा V, इजंट इट, जो कि V नॉट से छोटा है। एम आई क्लियर? ये अगर तुम ड्रॉ कर दोगे दैट्स इट, ओके, यू विल गेट द 1 मार्क। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 39। क्या पूछा गया है, एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इफ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट इज 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है r लिख लेते हैं, दैट इज 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ओके, तो हमें लैम्डा निकालना पड़ेगा ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। देखो ये एक सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हमें पता है 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा, इजंट इट। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा। अब अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो एन इज इक्वल टू 1, तो एन अगर 1 है तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब सिर्फ यहां पर डेटा बिठाएंगे और वैल्यू निकल जाएगा। 2 इंटू पाई मतलब 3.14 एंड आर मतलब 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ओके, तो इसको अगर कैलकुलेट कर लेते हो तो लैम्डा विल बी 3.328 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ओके, सो दिस विल बी आवर आंसर। हमें क्लियर बच्चों, समझ में आया? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या पूछा गया है, 9.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन। ओके, तो जो एनर्जी है इसको लिख लेते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू 9.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज्ड टू बॉम्बार्ड गैसियस हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर। What series of wavelength will be emitted if any? तो देखो ये एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब तुम्हें थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन याद रखना पड़ेगा और उसको अप्लाई करना पड़ेगा। ओके बच्चों, अब देखो अपना एनर्जी है 9.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो 9.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां पर देखो ये जो क्वेश्चन है देखो क्या बोल रहा है कि 9.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बीम इज यूज्ड टू बॉम्बार्ड गैसियस हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर। ओके, व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंथ विल बी एमिटेड इफ एनी? अगर हुआ तो कौन सा होगा? तो सबसे पहले
कोई भी सीरीज यहां पर एमिट नहीं होगा, नो सीरीज एमिट्स, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ओके, नो सीरीज विल बी एमिटेड, ऐसे भी लिख सकते हो। रीजन क्या है, देखो बच्चों, रीजन भी लिखना पड़ेगा यहां पर तुम्हें, मैं यहां पर रीजन लिख देता हूं। तो देखो बच्चों, रीजन क्या होगा, एट रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन रिमेन प्रेजेंट एट ग्राउंड स्टेट। तो अगर ग्राउंड स्टेट में होगा तो ऑब्वियसली वो कोई भी एनर्जी एमिट नहीं करेगा, तो इसीलिए कोई वेवलेंथ भी हमें नहीं दिखेगा। ओके बच्चों, आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन, मतलब हमें लैम्डा निकालना पड़ेगा टू आयोनाइज हाइड्रोजन एटम। ओके, तो हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज करने के लिए जो फोटोन चाहिए उसका वेवलेंथ हमें चाहिए, यहां पर हमें निकालना पड़ेगा। अब देखो हाइड्रोजन एटम, मतलब हाइड्रोजन एटम में जनरली जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। ओके, तो फर्स्ट ऑर्बिट में, तो फर्स्ट ऑर्बिट का जो एनर्जी होता है दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इजंट इट। अब यहां पर हम लोग इसका मॉड ले रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें पता है कि E इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा, तो लैम्डा विल बी HC डिवाइडेड बाई E। अब यहां पर H इज प्लैंक्स कांस्टेंट विच इज 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू C मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई एनर्जी E मतलब 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, वो एनर्जी इन जूल मिल जाता है। तो अगर इन सबको बिठा देते हैं तो लैम्डा विल बी 909.9 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, या 909.9 एंगस्ट्रॉम भी हम लोग लिख सकते हैं। ओके बच्चों, दिस विल बी आवर आंसर। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्या पूछा जा रहा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट ऑन अ गोल्ड फॉइल इज डबल्ड। ओके, तो जो काइनेटिक एनर्जी है अल्फा पार्टिकल का, जो गोल्ड फॉइल के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, उसका काइनेटिक एनर्जी डबल कर दिया गया है। मतलब पहले अगर काइनेटिक एनर्जी E था, अभी हो गया है 2E। ओके, हाउ डज डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच चेंज। तो अगर पहले डिस्टेंस R0 था और अभी अगर R0 प्राइम हो गया है, तो व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन R0 एंड R0 प्राइम, मतलब क्लोजेस्ट अप्रोच का जो वैल्यू है वो कैसे चेंज करेगा। ओके, सबसे पहले यहां पर काइनेटिक एनर्जी एंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इन दोनों का जो फॉर्मूला है ये लिखना पड़ेगा और वहां से ही हम लोगों को मिल जाएगा। अब देखो, ये हमें पता है कि जो अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी है वो ही जितना पास जाएगा न्यूक्लियस का, वो उस टाइम पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसके साथ इक्वल होगा, इजंट इट। तो K Q1 Q2 या K Q1 Q2 ऐसे लिख देता हूं, डिवाइडेड बाई R, और यही R होगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो यहां से हम लोगों को क्या समझ में आता है कि काइनेटिक एनर्जी एंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, इजंट इट। तो अगर दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो ऑब्वियसली अगर एनर्जी ट्वाइस हो गया है तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हाफ हो जाएगा। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि E बाई 2E इज इक्वल टू R0 प्राइम बाई R0। तो यहां पर E और E कट जाएगा, तो R0 प्राइम विल बी R0 बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच विल बी हाफ ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू। ओके, समझ में आया। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 43। क्या पूछा जा रहा है, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ वायर इन द डायरेक्शन B to A इज डिक्रीजिंग। ओके, B से A तक जो करंट फ्लो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द मेटेलिक लूप केप्ट अबव द वायर। ओके, यहां पर जो करंट इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा एज शोन इन द फिगर। तो देखो यहां पर ये है अपना वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, जिससे I करंट फ्लो हो रहा है। वो I जो करंट फ्लो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है यहां से, ठीक है। अब देखो
एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है और उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, ओके, वो निकालने के लिए हम लोग कौन सा रूल यूज करते हैं? राइट हैंड थंब रूल, ऐसा वाला, ये वाला राइट हैंड थंब रूल, इजंट इट? तो अगर तुम लोग यहां पर राइट हैंड थंब रूल यूज करो, मैं तुम्हें दिखाता हूं, देखो अगर ऐसा है, अलोंग दिस डायरेक्शन अपना करंट फ्लो हो रहा है, तो अपना कर्ल जो है वो ऐसे होगा, इजंट इट? मतलब ऐसा टाइप कर्ल होगा, इजंट इट? देखो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा यहां पर, ये इनवर्ड होगा, इजंट इट? अब देखो क्योंकि इस तरफ करंट डिक्रीज हो रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज होगा, इजंट इट? तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ये क्रॉस है, तो क्रॉस के लिए कौन सा पोल शो होता है? क्रॉस मतलब इनवर्ड, ओके, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, और उसके लिए जो पोल शो होगा दैट विल बी साउथ, और अगर डॉट होता तो उसके लिए होगा नॉर्थ, इजंट इट? तो ये जो यहां पर पोल होगा साउथ, एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी क्लॉक वाइज, इजंट इट? ये हम लोग क्लॉक रूल से बोल सकते हैं। समझ में आया? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 44, ओके। यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 44 है, क्या बोल रहा है? अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, मतलब जो आर है, R इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करें दैट विल बी 0.08 मीटर, एंड 20 टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स आर 20, रोटेट अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर विथ एन एंगुलर स्पीड ऑफ 50 पर सेकेंड, तो ओमेगा इज इक्वल टू 50 एस टू द पावर -1, बिकॉज एंगुलर स्पीड को ही हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो इसको हम लोग सेकेंड टू द पावर -1 ऐसे लिख सकते हैं। इन a uniform horizontal magnetic field of magnitude this much, तो magnitude will be 3 into 10 to the power -2 Tesla. Obtain an average electromotive force EMF induced in coil in each rotation. ओके बच्चों, अब देखो EMF का जो फॉर्मूला है दैट इज NBA ओमेगा इनटू साइन ओमेगा टी, इजंट इट? ये है अपना फॉर्मूला। अब यहां पर क्या बोला गया है? ऑब्टेन एवरेज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड इन कॉइल इन ईच रोटेशन, ओके। तो अगर एक फुल रोटेशन होता है तो ई एवरेज जो होगा वो जीरो नहीं हो जाएगा, इजंट इट? क्यों जीरो होगा? देखो हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट जब पढ़ रहे थे उस टाइम पे हम लोगों ने देखा है ना कि साइन ओमेगा टी ओवर अ क्लोज साइकिल, ओवर अ क्लोज्ड साइकिल इज जीरो, इजंट इट? मतलब साइन ओमेगा टी को अगर एवरेज करते हैं तो ओवर अ क्लोज साइकिल इट विल बी जीरो। क्यों? देखो ये भी मैं समझा देता हूं तुम लोगों को, अगर भूल गए हो तो ये एक क्लोज साइकिल है, 0 टू टी, ओके। इस तरफ अगर टाइम है, इस तरफ अगर डिस्प्लेसमेंट है, तो 0 टू टी, इसको अगर ऐड करो तो तुम्हें क्या मिलेगा? इस तरफ है पॉजिटिव, आधा हाफ है पॉजिटिव t/2 और आधा t/2 टाइम है नेगेटिव, तो ये टोटल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए अगर सिंस साइन ओमेगा टी का वैल्यू जीरो है, इसीलिए ई एवरेज का जो वैल्यू होगा वो भी जीरो हो जाएगा। समझ में आया? दिस इज द आंसर। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, एंड यही है लास्ट क्वेश्चन 1 मार्कर का, ओके। इसके बाद 2 मार्कर क्वेश्चन आ जाएगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट से है, एक रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है। गिव द एक्सप्रेशन फॉर पावर फैक्टर इन एन एलआर सर्किट इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस R एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस XL। तो देखो एलआर सर्किट मतलब एक इंडक्टेंस है, इंडक्टर है, उसके इंडक्टेंस L पकड़ लेते, एक रेजिस्टर है, उसका रेजिस्टेंस R पकड़ लेते हैं, और ये एक एसी सोर्स है, ओके बच्चों। गिव द एक्सप्रेशन फॉर पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर का एक्सप्रेशन हम लोगों को देना पड़ेगा, ओके बच्चों। अब देखो पावर फैक्टर मतलब हमें पता है cos फाई, इजंट इट?
एंड cos फाई का जो फॉर्मूला होता है दैट इज R बाई जेड। अब इसके लिए जो इंपीडेंस होगा दैट इंपीडेंस विल बी, क्योंकि यहां पर ये एक एलसीआर सर्किट तो नहीं है, एक एलआर सर्किट है, तो दैट विल बी आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, इजंट इट? एक्सएल मतलब ओमेगा एल। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि cos फाई विच इज द पावर फैक्टर दैट इज आर डिवाइडेड बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि आर डिवाइडेड बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। समझ में आया बच्चों? तो बच्चों ये था अपना 1 मार्कर क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन। आई होप तुम लोगों को समझ में आया। इसके बाद जो वीडियो लेकर मैं आऊंगा वो होगा 2 मार्कर के ऊपर। ओके, तो तब तक पढ़ते रहो और फोड़ते रहो। थैंक यू।